नमस्कार स्टूडेंट्स। आज जो अपन ने यानी कि रविवार 20 तारीख को जो फ्री बोर्ड ली, उसमें जो मैंने पेपर दिया वो 2021 के मॉडल पेपर दिया। 2021 का मॉडल पेपर दिया, उसका आज सोल्यूशन करवा देता हूँ ताकि आप उनको मैच कर लेना क्वेश्चनों को। ठीक है, तो उनके अपन सोल्यूशन करते हैं। तो देखो, जो पहला सवाल था वो क्या था, देखो जो अपना पहला सवाल था वो था कि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए 588 को गुणा करना था 512 से। ठीक है, तो एकाधिकेन पूर्वेण में आप क्या करते हो कि जो समान अंक है उन अंकों के अलावा जो अंक हैं उनका योग कितना देखते हो, या तो 10 होना चाहिए या 100 या 1000। इस क्रम में 0 वाले क्रम में क्या होना चाहिए, इनका समान अंकों के अलावा जो भी अंक होते हैं उनका योग होना चाहिए। तो इसका जब आप योग देखते हो तो 100 हो जाता है। अतः ये क्या हो सकता है, एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा हल हो सकता है। तो क्या करते हैं, आप पहले अंक को ऐसे ही लिखते हो, जो समान अंक है उसको, फिर आप गुणा का निशान लगाते हो, तो फिर जो दूसरा समान अंक है उसको एक बढ़ा देते हो, एकाधिकेन मतलब एक बढ़ा देते हो। ठीक है, फिर आप ऑब्लिक लगाओगे, फिर जो समान अंक है उनको लिखोगे, असमान अंक है उसको लिखोगे, और फिर अगले वाले के भी असमान अंकों को गुणा में लिख दो। फिर इनका गुणा करा के लिख देना, कितना होता है 6 पंजे 30 होता है, और फिर इनको गुणा करा देना। देखो 12 8 96, आखिर लो 12 8 96 और 9 कितने हो जाते हैं, 96 और 9 हो जाते हैं 105 हो जाते हैं। फिर इन अंकों का क्या करना, देखो एकाधिकेन पूर्वेण विधि में इन अंकों का क्या करना, इस ओब्लिक को क्या कर देना, आपको क्या कर देना, ऐसा हो जाता है। बल्कि ये ऐसा नहीं होता, ये किन विधियों में होता है, जब अपन निखिलम विधि यूज लेते हैं तो उसमें जब आधार लेते हैं तो आधार में जितने जीरो होते हैं उतने ही अंक लेते हैं। यहाँ आधार नहीं ले रहे, यह क्या नहीं ले रहे, आधार नहीं ले रहे, या तो क्या देख रहे हैं समान अंकों के अलावा। इसीलिए क्या होगा, ये ऐसा नहीं आएगा, और ये क्या करना, आपको इस ओब्लिक को हटा देना और बाकी अंकों को ऐसे ही लिख देना। ठीक है, ये हो जाएगा पहले का आंसर। अब दूसरा सवाल क्या पूछा था, देखो दूसरा सवाल क्या पूछा था, देखो दूसरा सवाल था 1/x - 1 प्लस 1/x प्लस x - 4 इक्वल 1/x - 2 प्लस 1/x - 3। तो सूत्र अपन ने एक चीज सीखी थी, क्या सीखी थी, अगर इधर भी दो भिन्ने हो इधर भी दो भिन्ने हो और योग हो और उनके अंश समान हो तो उनके हरों का योग क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इनके हरों का क्या कर दोगे आप, आपस में योग कर देना, इनके हरों का क्या कर देना, आपस में योग कर देना। इसका हर ये था, इसका हर ये था, इन दोनों का क्या कर दिया आपने, योग कर दिया, जोड़ दिया। इसका हर ये इसका हर ये, इनका क्या कर दिया, आपस में जोड़ कर दिया। देखो जोड़ करते हैं तो कितना आता है, x कितना हो गया 2x, -1 और -4, माइनस माइनस जुड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, -5, x ये कितना हो गया 2x। ठीक है, और ये देखो कि कितना आया, ये -5। जब हरों का योग आपस में क्या हो, बराबर हो, क्या हो, हरों का योग आपस में बराबर हो तो x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये अपन ने सीखा था। इस प्रकार दूसरे का आंसर हो जाएगा 1। फिर तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल क्या पूछ रहा, 27 37 बटेवा 2
इंटू 5 की घात 2 के दशमलव प्रसार में कितने अंकों के पश्चात अंत होगा। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार में कितने अंकों के पश्चात अंत होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। तो इसमें भाग दे के देख लो, या आपको शॉर्ट आता तो शॉर्ट देख लो, कितने अंकों बाद दशमलव प्रसार का अंत होगा। तो देखो ये हो गया 37, ये कितना हो गया, 5 25 हो गया स्क्वायर, 25 दूना 50, भाग दे लो 5 का, 5 5 7 35, 2 बच गया, कितना हो गया, कितना हो गया, 2 बच गया, 20 हो जाएगा, 5 का 20, और इस जीरो और उस पॉइंट के कारण यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अतः कितने अंकों बाद दशमलव प्रसार खत्म, 2 अंकों बाद। नहीं आया तो एक तरफ देखो, 5 का भाग दो, 5 7 35, ठीक है, 7 बार भाग दे लिया। इधर देखो अच्छी तरीके से, 5 7 35, फिर क्या किया, 2 बच गया, फिर क्या पॉइंट लगाया, फिर 20 बन गया, ठीक है, 5 का 20, ये पॉइंट यहाँ है, लेकिन ये जीरो के कारण किधर किसके जाएगा, इधर किसके जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.74, यानी कि 2 संख्या बाद, पॉइंट के 2 अंकों बाद क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार समाप्त हो जाएगा। यही सवाल में पूछा था, तो लिख देना 2 अंक। चौथे सवाल में देखो क्या पूछा गया था कि tan 52 डिग्री और tan 38 का मान ज्ञात करने के लिए पूछा था। तो इधर ध्यान देना अच्छी तरीके से, जब समान, एक तो बात अपन समान की कर सकते हैं, यदि समान त्रिकोणमिति फंक्शन हो, समान त्रिकोणमिति फंक्शन हो और उनके जो थीटा है, उन थीटा का योग, उन थीटा का योग, इसको θ1 मान लो प्लस इसको θ2 मान लो, क्या मान लो, θ2 मान लो। अगर θ1 प्लस θ2 का मान अगर 90 होता है, क्या होता है, 90 होता है, तो इस कंडीशन में इसका मान 1 होता है, इस कंडीशन में इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो θ1 कितना है, 52 है, θ2 कितना है, 38 है, 8 और 2 कितने हो गए, 10 का 0 हासिल का 1, 5 3 8 रहे के कितने हो गए, 9 90। इसका मतलब क्या हो रहा, ये 90 आ रहा है, इसका मतलब कंडीशन सही है, और इसका मान कितना हो जाएगा, 1। अगर इस प्रकार से आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इस प्रकार से देखें, क्या आपने सीखा था, tan थीटा बराबर आपने कंडीशन सीखी थी cot 90 माइनस थीटा, क्या सीखा था, cot 90 माइनस थीटा, ये कंडीशन सीखी थी आपने। तो देखो, जब tan थीटा को अगर आप या cot थीटा में बदल देते हो, जैसे tan 38 को आप किस में बदल रहे हो, cot में बदल रहे हो, तो cot 90 माइनस क्या हो गया, 38, 90 माइनस क्या हो गया, 38, तो क्या हो जाएगा, cot 52 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cot 52 हो जाएगा इस कंडीशन में। तो फिर क्या करोगे आप, इस कंडीशन cot 52 हो गया, तो यहाँ cot 52 लिख सकते हो, तो tan 52 और cot 52 बराबर क्या होता है, 1 होता है। किस प्रकार से एक हुआ, आंसर नहीं समझ में आया तो इधर देखें, क्योंकि आपने पढ़ा होगा tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, जब ये कोट भाग में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या हो गया, 1। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब tan और cot के क्या हो, थीटा समान हो और दोनों क्या हो, गुणा में हो, तो उनका मान कितना होगा, 1 होगा। 3 प्रकार से सवाल कर सकते हो, इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से। आगे समझो। अब 5वां सवाल देखो, जो 5वां सवाल है वो पूछ रहा था, यदि एक मीनार की परछाई, देखो एक मीनार, ये मीनार मान लेते हैं, ये खड़ी है, ये मीनार मान लेते हैं, और इधर बनेगी नीचे धरातल पर इसकी परछाई बनेगी, क्या बनेगी, परछाई बनेगी, ठीक है। एक मीनार की परछाई की लंबाई मीनार की ऊंचाई के बराबर है, ये मीनार की ऊंचाई h मान लेते हैं, परछाई की लंबाई x मान लेता हूं, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, यहाँ से देखेगा, ये सूर्य मान लो, तो इसका ये उन्नयन कोण कितना, थीटा का, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, दोनों बराबर है, यानी x बराबर h हो गया, ठीक है। थीटा का मान पूछ रहा है, देखो ये लंब है, ये आधार है, क्या हो जाएगा, लंब बटेवा आधार किसका, tan थीटा का फॉर्मूला आता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटेवा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, लंब बटेवा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लंब का मान कितना, h,
आधार का मान कितना है? आधार का मान कितना है? आधार का मान x है। बोलो x है जो h के बराबर है कि नहीं है? तो h बटेवा x की जगह क्या लिख दो h, h से h कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। इधर क्या चल रहा तुम्हारा tan थीटा, इधर क्या चल रहा tan थीटा, इधर क्या चल रहा tan थीटा। अब समझो tan थीटा में 1 का मान किसका होता? tan थीटा में 1 का मान किसका होता? 45 का होता। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया tan 45। ये 1 किसका मान होता है? tan 45 का मान होता। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया tan 45, tan से tan कट गया, थीटा बराबर क्या हो गया 45 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो गया? सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से तुम्हें करना। अब देखो जो छठा सवाल है, छठा बहुत ही अच्छा सवाल था। छठे सवाल में पूछा गया एक घड़ी में 1 सेकंड की सुई के सिरे का बिंदुपत ज्ञात कीजिए। सुई के सिरे का, ठीक है, सुई के सिरे का समझो, ये घड़ी है, ये अगर ये सेकंड की सुई है, इसका ये सिरे का बिंदुपत ज्ञात करना। सिरे का बिंदु कैसे चलती घड़ी की सुई? ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी कि नहीं चलेगी? तो बिंदुपत एक तरीके से क्या हो गया वृत्त हो गया। कह सकते हो नहीं कह सकते हो वृत्त? ठीक है, इस प्रकार से वृत्त आप इसको कह सकते हो। सुई के बिंदुपत हो गया आपका वृत्त हो गया। और अगला जो आपके सवाल आता है वो सवाल आ गया, किधर गया, कि 3 असरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वस्तु की संख्या बताइए। असरेख बिंदु से, मान लो एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ है, इन तीनों से कितने गुजार सकते हो? मान लो एक तो ये गुजर गया, ठीक है, इस पॉइंट से भी गुजरा, इस पॉइंट से भी गुजरा, इस पॉइंट से भी गुजरा, एक वृत्त तो गुजर गया। ये पूछ रहा कितने वृत्त गुजर सकते हैं? एक गुजर सकता है। क्या और गुजर सकता? नहीं। तो 3 असरेख बिंदु से हमेशा के लिए कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? केवल और केवल एक। तो ये तो हो गया तुम्हारे छठे सवाल का आंसर, ये हो गया तुम्हारे 7वें सवाल का आंसर। ठीक है, जो 8वां सवाल है वो कह रहा कि एक पासे की एक फेंक में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को फेंकोगे, एक पासे, जब आप एक पासे को फेंकते हो, जब आप क्या एक पासे को फेंकते हो तो कितने परिणाम? 1 आता है, 2 आता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। एक पासा होता है उसमें कितने होते हैं? 6 अंक होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं। जब एक पासे को फेंकते हो तो 1 भी आ सकता, 2 भी आ सकता, 3 भी आ सकता, 4 भी आ सकता, 5 भी आ सकता, 6 भी आ सकता। लेकिन वो पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो। ध्यान रखना, एक को आप अभाज्य संख्या नहीं काउंट करोगे। ठीक है, तो दो में 2 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता, इसीलिए 2 क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। बोलो 3 भी अभाज्य संख्या हो गई। बोलो 5 भी क्या हो गई? अभाज्य संख्या। 4 में देखो 4 क्यों अभाज्य संख्या नहीं है? क्योंकि 4 और 1 के अलावा 4 में किसी अन्य संख्या का भाग जाता है। किसका जाता है? 2 का भाग जाता है। तो स्वयं का मतलब खुद संख्या का और 1 के अलावा उसमें भाग नहीं जाना चाहिए, तभी अभाज्य होगी। तो देखो 2 में 2 का ही भाग जाता है, 1 का भाग जाता है और किसी का नहीं। 3 में भी 3 का और 1 का ही जाता है और किसी का नहीं। 5 में भी क्या 5 का जाता या 1 का जाता, किसी और का नहीं जाता, इसलिए क्या होगी? ये भी अभाज्य संख्या होगी। टोटल कितनी होगी? 3। तो प्रायिकता का सूत्र आपने पढ़ा होगा, प्रायिकता बराबर क्या पढ़ा? प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटा घटना के अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम। ये पढ़ा कुल परिणाम, ये प्रायिकता का सूत्र पढ़ा। सब ना, घटना के अनुकूल परिणाम क्या होता है? ये बहुत बड़ी चीज होती है। घटना के अनुकूल परिणाम का मतलब आपको पूछा क्या गया, वही तो घटना होगी। जब आप उस चीज को करोगे तभी तो घटना होगी। तो घटना के अनुकूल परिणाम आपको पूछा क्या गया? पूछा अभाज्य संख्या की। बोलो अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम कितने? 3। तो घटना के अनुकूल परिणाम हुए 3। बोलो कुल परिणाम कितने? कुल परिणाम जिस चीज में आपको पूछ रहा है उस चीज के परिणाम कितने हैं टोटल वो। तो आपको पासे के बारे में पूछा गया, पासे में टोटल परिणाम कितने? 6 परिणाम है। 1 2 3 4 5 6 परिणाम है। तो 3/6, 3 के पार्ट से कट जाएगा, 3 है कम 3 दूनी 6, यानी 1/2 तुम्हारा ये 8वें सवाल का आंसर हो जाएगा।
यातायात संकेतों में लाल बत्ती कैसी ज्यामितीय आकृति, लाल बिंदी है ना, कैसी ज्यामितीय आकृति बनाती है। ये तो क्या है, एक तरीके से किसका सवाल हो गया, सड़क सुरक्षा का तुम्हें आना चाहिए। ये किसकी बनाती है, लाल आकृति की। जब भी बात करोगे आप तो अष्टभुज की आकृति बनाएगी। कौन सी आकृति बात करेंगे, अष्टभुज। लाल आकृति कौन सी आकृति की होती है, रोड लाइटों में अष्टभुज, ये हो गया अष्टभुज। ठीक है, उसकी बात करें। जो अगला सवाल है वो कह रहा है कि दृष्टि दूरी का सूत्र बताइए। दृष्टि दूरी का, 10वां सवाल है वो दृष्टि दूरी का है ना। रुकने की दृष्टि दूरी का जो सूत्र है वो तुम्हारा हो जाएगा रुकने की दूरी बराबर, रुकने की दूरी यानी आप कहां तक रुक सकोगे, यानी रुकने की दृष्टि दूरी यानी कोई भी गाड़ी चल रही है वो कैसे रुकेगी उसकी दूरी का सूत्र बताना। तो रुकने की, वह रुकेगी कैसे, उसकी सूत्र क्या होगा। एक तो जब प्रतिक्रिया दूरी यानी कि वो प्रतिक्रिया ब्रेक लगा देगी वहां से, ठीक है, प्रतिक्रिया दूरी वहां से कितनी दूरी थी, एक तो प्रतिक्रिया दूरी, एक तो प्रतिक्रिया दूरी और प्लस अवरोधक की दूरी या अवरोध की दूरी या अवरोध दूरी, अवरोध दूरी। एक तो प्रतिक्रिया दूरी यानी वो कहां से ब्रेक लगाई वो दूरी, ठीक है। रुकने की दूरी, कहां रुकेंगे आप, यहाँ से क्या रुकोगे, जैसे भीलवाड़ा रुकना, आप भीलवाड़ा चलोगे तो यहाँ से आगे भीलवाड़ा की कितनी होगी, जैसे 63-65 जो भी किलोमीटर होगी वो होगी, ठीक है। अवरोध की दूरी, अवरोध दूरी का मतलब तो आपने ब्रेक लगाने के बाद कितना आप और आगे चले उस दूरी को भी तो काउंट किया जाएगा, तभी तो आप टोटल एग्जैक्ट पॉइंट पर रुक पाओगे। तो रुकने की दूरी वो ही होगी, ठीक है। रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध की दूरी हो जाएगा। अब जो अपना सवाल है, अब अपन आ जाते हैं भाग ब है यानी कि बी, उसके सवालों को करते हैं। भाग बी में क्या होता है, भाग बी में 11 सवाल से आते हैं, 11वां सवाल से स्टार्ट होता है। तो 11वां सवाल क्या है, देखो जो 11वां सवाल है तुम्हारा वो है कि द्वंद्व योग विधि से 72 और 25 से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। द्वंद्व योग विधि आपने क्लास 9th में सीखी थी, तो द्वंद्व योग विधि से कैसे करेंगे देखो, और 10वीं में वैदिक विधि से मैंने करवाया था। द्वंद्व योग विधि से भी अपन कर सकते हैं, द्वंद्व योग विधि से भी आपकी किताब में 1-2 एग्जाम्पल हैं, तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं। द्वंद्व योग विधि से कैसे करते हैं इधर ध्यान देना, आपको ऐसे 3 खंड बनाने, ठीक है। इसमें क्या करना आपको, देखो वर्गमूल निकालना, आपको क्या निकालना, वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालना तो पहले क्या करोगे आप, 2-2 का जोड़ा बनाओगे। क्या करोगे, 2-2 का जोड़ा, पीछे से 2 जोड़ा 2 बन गया जोड़ा। एक जोड़ों को यहाँ रखोगे, बाकी जोड़ों को तृतीय खंड में रखोगे, ठीक है। अब आपको क्या देखना, वर्गमूल निकालना, ठीक है। तो बताइए ये किसका वर्ग है, ये देखना। तो ये तो वर्ग होता ही नहीं, तो क्या इससे कोई छोटी संख्या जो वर्ग होती है, हाँ जी, कितनी है, 64। 64 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। तो 64 है, अपन लेंगे किसका वर्ग है, 8 का, ठीक है। 8 64 हो गया, 64 हो गया वर्ग, ठीक। तो अपन ने 8 का वर्ग लिया, 8 64 हो गया, ठीक है। पहला काम कर लिया, ठीक है। तो 72 में से अपन क्या कर लेंगे, 64 घटा लेंगे। 72 में से 64 घटाओ, कितना आ गया, 8। कितने बच गए, 8, ठीक है। 72 में से 64 घटाया, आपके 8 बच गए। फिर जो बचेगा उसको क्या करना, अगले वाले अंक से नीचे पहले लिखना, ठीक है। 2 जंग विधि से करना, ठीक है। और इसका क्या करना, यहाँ डबल करके लिखना, ठीक है। यहाँ जो वर्गमूल आया इसका डबल करके यहाँ लिखना। फिर क्या करना, इधर भाग देना। तो आपके पास आ गए, ये बन गया कितना, 82। 82 में क्या करोगे, भाग दोगे, किसका दोगे, 16 का। तो 16 पंजू 80 हो गया, कितना आ गया, 5 बार में भाग गया, 80 आ गया, लेकिन 2 बच गया, कितना हो गया, कितना हो गया, 25। फिर जो आए ये आए, इसको क्या करना पड़ता, संशोधित करना पड़ता। क्या करना पड़ता, संशोधित आपको करना पड़ता है। संशोधित कैसे करते हैं, कौन बताएगा। देखो संशोधित कैसे करते हैं ये आपको पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। संशोधित क्या करते हो, जो ये आता है नई चीज आती है, उस चीज में से जो उसके पहले जो अंक आता है उसका स्क्वायर करके माइनस करते हैं। तो ये क्या 5 है,
तो 25 में 5 का स्क्वायर माइनस कर लो, कितना आ गया 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ जो 0 अंक शेष पर आता है वो नहीं गिना जाता है, जो पूरे पूरे अंक आते हैं वो गिने जाएंगे। कितने 8 और 5। तो ये किसका वर्ग हो गया 85, यानी इसका वर्गमूल कितना हो गया 85। इस प्रकार से आपको करना। देखो अगला अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कह रहा वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो 247 और या वह 255 को इस प्रकार विभाजन करे कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बताए 7 प्राप्त हो। यानी वैसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्या करें, इसको भी वो संख्या विभाजित करें और इसको भी विभाजित करें और शेषफल कितना बचे 7 क्या 7 बच जाए। शेषफल कितना बचेगा 7। इसका मतलब बड़ी से बड़ी संख्या मतलब अपन को क्या ज्ञात करना है, इन दोनों का HCF यानी हायर कॉमन फैक्टर ज्ञात करनी। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी। हायर कॉमन फैक्टर का मतलब भाग देने वाली संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी इनमें भाग दें कि शेषफल 7 बच जाए। तो पहली बात शेषफल 7 बचेंगे तो अपन क्या करें, इनमें से 7 घटा लें ताकि क्या करेंगे अपन उस संख्या का भाग आसानी से दे पाएंगे। तो इसमें से भी 7 घटा लो, कितना हो गया 240, ठीक है। और इसमें से भी क्या कर लो 7 घटा लो तो कितना हो जाएगा, 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 48, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका HCF ज्ञात करना। आपको क्या करना HCF दो तरीके की विधियां दी गई। मैंने एक तो गुणनखंड विधि से और एक जो भाग विधि है एल्गोरिदम वाली उससे मैंने सिखाया था। तो इससे आप करना चाहिए तो इससे भी कर सकते हो। तो अपन इससे कर ले। तो एक तो ये सिखाया था मैं, 2 का भाग दोगे कितनी बार 12 बार, फिर 2 का भाग दोगे कितनी बार 6 बार, 0 उतर जाएगा। फिर 2 का भाग दोगे कितनी बार 30 बार, फिर 2 का भाग दोगे कितनी बार 15 बार, फिर 3 का भाग, फिर 5, फिर 5 का लास्ट में क्या बचेगा 1। फिर आप इस संख्या में अगर भाग लेना चाहते हो तो क्या दोगे, 2 का भाग दोगे 10 बार, 2 बार, 4 बार, फिर 2 का भाग दोगे 5 बार, 1 बार, 2 बार, फिर 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा, इसमें दोगे 2 बार, 1 बचा, 5 बार, 1 बचेगा 6 बार, फिर 2 का भाग दोगे 1 बार, 2 बार, 1 बचेगा 8 बार, फिर 2 का भाग दोगे 6 बार, 4 बार, फिर 2 का भाग दोगे 3 बार, 2 बार, फिर 2 का भाग दोगे कितनी बार 1 बार, 1 बचेगा 6 बार, 2 का भाग दोगे कितनी बार 8 बार, 2 का भाग दोगे कितनी बार 4 बार, और 2 का भाग दोगे 2 बार, 2 का भाग दोगे 1 बार। इस प्रकार से आगे चलता जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो समझो कि कॉमन फैक्टर यानी कॉमन क्या आ रहा, तो ए इसमें सभी में 2 ही 2 आया, इसमें क्या है, इसमें 2 आया और 3 5 आया, तो 3 5 तो कॉमन आ ही नहीं रहा, तो इनको तो क्या कर लो नेगलेक्ट कर लो। कितने कॉमन आएंगे, उसमें तो 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार क्या है, उसमें तो 2 है। इसमें कितनी बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 4 बार, इसका मतलब 4 बार 2 कॉमन आ रहा, 2 × 2 × 2, ये 4 बार 2 गए, तो ये कॉमन हो गया ना, कॉमन फैक्टर आया। तो इनको गुणा कर लो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। इसका मतलब इनका क्या हो जाएगा 16 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तेरवा, इस तरीके की आकृति दी है, 7 सेंटीमीटर लिख रखा, यहाँ भी 7 सेंटीमीटर लिख रखा, यहाँ A, यहाँ P, यहाँ R, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ Q, ठीक है। और कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझो यहाँ से है कि दूरी R, यानी यह अगर इस पॉइंट को मैं मानकर ऐसे एक चीज खींचूं क्या बन गया अर्धवृत्त। यहाँ पे इस पॉइंट को खींचकर ऐसे बनाता अगर मैं तो क्या बन जाता अर्धवृत्त। इसका मतलब ये तो गया वृत्त का चौथा हिस्सा
और ये वर्त आधा वर्त, यानी क्या हो गया, तीन पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, यानी कितने चतुर्थांश हो गए, तीन चतुर्थांश हो गए। आप लोग पास क्या हो गए, तीन चतुर्थांश हो गए, तीन क्या हो गए, चतुर्थांश हो गए। तो क्या हो जाएगा, तीन इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटेवा 4। आर का मान आपको देगा कितना दे, 7। तो तीन बटेवा 4 इंटू पाई का मान 22 बटेवा 7, आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। 7 से 7 क्या होंगे, कट जाएंगे। 2 के पावर से काटूंगा 2 बार, 2 के पावर से 11 बार, ठीक है। 11 7 77 इंटू 3 बटे 2, तो क्या हो जाएगा, 7 या 21 हासिल के 2, 7 या 21 2 23 हो जाएंगे बटे 2। तो एक बार एक बच गया, 5 बार पॉइंट 1 बच गया, 5 बार, यानी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ये एक तरीके से आपकी जो प्रश्नावली 15 है वर्ग के क्षेत्रफलों से संबंधित, उस प्रश्नावली से छायांकित भाग वाले क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं उससे। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल है कि एक 42 सेंटीमीटर कोर के एक घन से बड़े शंकु कॉलम को काटा जाता है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। समझना, ये क्या है आपका, एक घन है, ये घन था आपका, इस घन से क्या किया जा रहा है, एक शंकु को काटा जा रहा है, इस प्रकार से एक शंकु को काटा जा रहा है, ठीक है। एक शंकु इससे काट लिया गया और निकाल लिया गया, और वह कह रहा है जो 42 सेंटीमीटर का इसकी भुजा है, ये 42 सेंटीमीटर है इसकी भुजा, ये इसकी 42 सेंटीमीटर भुजा है, और ये क्या कह रहा है कि शंकु का क्या ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये इसकी ये भी ऊंचाई, तो ये भी कितनी होगी, 42 हो जाएगी। इसका मतलब शंकु की ऊंचाई जितनी होगी, यानी घन की जितनी ऊंचाई होगी उतनी ही शंकु की ऊंचाई होगी। तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, 42 सेंटीमीटर। शंकु का व्यास उतना ही होगा जितना क्या होगा, घन का भुजा होगी या कोर होगी। तो घन की भुजा या कोर कितनी है, 42 सेंटीमीटर। अगर मैं ये व्यास है, व्यास को डी से लिखते हैं, व्यास को किस से लिखते हैं, डी से। तो व्यास कितना हो गया, 42 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी 21 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना, शंकु का आयतन। क्या ज्ञात करना, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या फॉर्मूला था, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच बटेवा 3 होता है, पाई आर क्यूब नहीं होता। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बटेवा 3 होता है। पाई का मान 22 बटेवा 7, आर का मान कितना हो गया, 21, यानी स्क्वायर है 2 बार 21 इंटू 21, और एच कितनी है, 42 बटेवे 3। 7 के पावर से कट गया 3 बार, 3 से 3, ठीक है। तो ये बच गया 22 इंटू 21 इंटू 42। जब आप इन संख्याओं को गुणा करते हो तो आपका क्या आएगा, आंसर, ठीक है। तो 22 को 21 को और 42 को आप सेल्फ गुणा करेंगे, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 14वें का 14वां सवाल है, 14वां सवाल है, ठीक है। अब 15वां सवाल क्या है, 15वां सवाल सड़क सुरक्षा से है और बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो 15वां सवाल को अपन पढ़ते हैं कि एक सीधे और 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर, सीधा और 12 मीटर ऊंचा पोल है, ये क्या है आपका, पोल है, ठीक है। सीधा है और 12 मीटर ऊंचा पोल है, या सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, ये लो जी, ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, और इसकी ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के
आगे यातायात देखे जा सकते हैं। यानी अगर यहाँ से आप काउंट कर लो कि 13 मीटर, तो ये 13 मीटर हो गई। इस 13 मीटर के आगे के यातायातों को ये देख सकता है, यानी इस 13 मीटर के अंदर ये यातायातों को नहीं देख सकता है। यानी कह रहा 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सकता है। इस स्थिति में पोल के पाद से वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से ये इसकी दृष्टि है, इसकी दृष्टि की बात करें तो ये 13 मीटर है। ये 13 मीटर के बाद जो दूरी है उसको तो ये देख सकता है, लेकिन इस वाले दूरी को ये नहीं देख सकता है। तो ये दूरी कितनी है, तो क्या मान लेते हैं, x आप इसको मान लेते हो। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। लास्ट 15वां सवाल है B1 का लास्ट सवाल है। तो बहुत इजी, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। क्या कर दो, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना 13 का स्क्वायर, लंब का मान कितना 12 का स्क्वायर प्लस आधार का मान x स्क्वायर। इसका मान कितना होगा 169, इसका मान 144, ये x स्क्वायर। 144 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 169 माइनस 144 बराबर x स्क्वायर। घटा लो 5 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, x से जाए 0, x स्क्वायर। तो x बराबर कितना आएगा 25, इधर अंडर रूट हो जाएगा, कितना आ जाएगा x बराबर 5। यानी 5 मीटर की दूरी के अंदर वो क्या नहीं कर सकता, यातायातों को नहीं दे सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ, आंसर छोटा सा है। क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ, आंसर बहुत छोटा सा है। घबराने की कोई जरूरत नहीं ऐसे सवालों में, ठीक है।